जय जवाहर संगवारी हो। लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। ये हमारे समाज शास्त्र का ये 9वां क्लास है और लगभग 3-4 क्लास में समाज शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज है हमारा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। इसको मेंस में 10 नंबर का पूछा है, अलग अलग से पूछा है। जैसे एक होता है चक्री सिद्धांत, दूसरा होता है रेखी या लाइन सिद्धांत, और अलग अलग कारण भी पूछ सकता है इसमें सिद्धांत, जैसे नगरीकरण, पश्चिमी कारण, जैसे और अन्य नीचे दिया गया है अन्य कारण के रूप में। इसको जैसे अलग से मेरे से पूछेगा तो चक्री सिद्धांत को समझाइए। तो चक्री सिद्धांत के समर्थक मुख्यतः 4 समाजशास्त्री है। इसमें अलग अलग जो समाजशास्त्री ने जो आधार दिया है, जैसे स्पेगलर ने, टायनबी जी ने, पेरेंटो ने और सोरेकिन ने, इसको अलग अलग रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। जैसे इसको मेंस में एक बार 10 नंबर का पूछा है, एक बार सोरेकिन का सिद्धांत, संस्कृति का सिद्धांत। इसी प्रकार या एक ही में पूछ सकता है, इसको एक बार पूछा चक्री सिद्धांत, तो इस प्रकार से ये चारों को लिखना रहता है। उसी प्रकार जैसे रेखी सिद्धांत भी 4 समर्थक है, 4 समाजशास्त्री है, उसको भी जैसे अलग अलग पूछा जा सकता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे समाज परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सबसे पहला होता है चक्री सिद्धांत, दूसरा होता है रेखी या लाइन सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं चक्री सिद्धांत क्या होता है। तो एक गोलाकार चक्र के समान होते हैं। इस प्रकार से इसने सामाजिक परिवर्तन को, कारण को बताया है। जैसे समाज एक होते हैं, जैसे उच्च वर्ग में पहुंच गया है, फिर वह निम्न वर्ग में पहुंच जाएगा। यदि दूसरा और कारण देखते हैं तो जैसे ये विकास की अवस्था में पहुंच गए, विकास की अवस्था में, ये पतन की अवस्था में पहुंच गया है। अलग अलग समाजशास्त्री ने अलग अलग इसी आधार पर एक कारण दिया है। इस प्रकार से मेंस में हल्का से एक चित्र इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, छोटे से, मेंस में थोड़ा सा जगह रहता है। और यहाँ लिख सकते हैं चक्रीय, हल्का छोटे अक्षर में चक्रीय सिद्धांत। पेपर चेकर समझ में आ जाएगा चक्रीय सिद्धांत को उन्होंने बता रहे हैं। सबसे पहले है स्पेगलर का सिद्धांत। ये स्पेगलर का सिद्धांत है। इन्होंने आधार माना है समाज में उत्थान पतन। प्रमुख इसका आधार क्या है? उत्थान पतन का आधार माना है। कैसे समाज में उत्थान हो रहा है, वह कैसे समाज में वो पतन हो रहा है, इसके बारे में इसे बताया गया है। उसी प्रकार टायनबी जी का है। टायनबी जी ने चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत, कैसे एक समाज कैसे चुनौती का सामना करते हैं और कैसे उसको प्रत्युत्तर देते हैं। यही डार्विनवाद की अवधारणा पर आधारित है। डार्विनवाद की अवधारणा हम लोग साइंस से पढ़ते हैं, डार्विनवाद क्या है, ये उसी पर आधारित है। दूसरा है पेरेंटो का सिद्धांत। जो पेरेंटोवादी है, एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग कैसे होते हैं, जैसे इसके नीचे दिए गए हैं, मैं इसको बताऊंगा। यहाँ एक है उच्च वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग। कैसे उच्च वर्ग से निम्न वर्ग आ जाते हैं, कैसे निम्न वर्ग उच्च वर्ग में परिवर्तन हो जाते हैं, उस प्रकार से बताए हैं। साथ में सोरेकिन का सिद्धांत, इन्होंने संस्कृति को प्रमुख आधार माना है। जैसे पेंडुलन, घड़ी के जो पेंडुलन के सुई के समान ऐसे बताए हैं इस प्रकार से। एक जैसे इसमें आदर्शवादी सिद्धांत है, इसमें आदर्श है, यहाँ एक चेतना है और यहाँ उसका बौद्धिक अर्थात वैज्ञानिक कारण, 3 कारण माने गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्पेगलर का सिद्धांत। स्पेगलर ने माना समाज में जो सभ्यता या समाज की उत्पत्ति है, वो जन्म से क्रमिक रूप से धीरे धीरे चलता है, एकाएक ना होकर धीरे धीरे चलता है। जैसे हार के बाद जीत हो जाती है, जीत के बाद फिर हार हो जाती है, फिर हार के बाद जीत हो जाती है, फिर जीत के बाद हार हो जाती है। अलग अलग आधार पर बताए गए हैं। क्या लिखेंगे? स्पेगलर का सिद्धांत। स्पेगलर ने समाज में सभ्यता का जन्म एक क्रमिक रूप से होते हैं, जैसे हार के बाद जीतना, जीत के बाद हारना। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जैसे हम कोई उदाहरण के रूप में देखते हैं हल्का से, तो एक है, जैसे ये एक हम लोग 2 प्रकार दे सकते हैं। जैसे एक है एक भारतीय टीम, एक क्या होता है, एक भारतीय जैसे क्रिकेट टीम के बारे में देख सकते हैं। दूसरा यहाँ कोई भी अन्य देश, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। तो जैसे इनका जो रैंकिंग होता है, तो एक बार भारतीय क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच जाता है, फिर वह नीचे स्थान में आ जाता है, फिर कभी ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे ऊपर स्थान में पहुंच जाता है, कभी ब्रिटेन की टीम ऊपर स्थान में पहुंच जाता है। बस यही उत्थान पतन इस प्रकार से हो रहा है। इसमें कैसे देंगे? इसमें जैसे दूसरा एक आधार दिया है, जैसे पश्चिमी देश और एशियाई देश। इसको 2-3 आधार में देख सकते हैं। जैसे एक है पश्चिमी देश, जैसे वर्तमान में जैसे युद्ध हो रहा है पश्चिमी देश में। दूसरा देख सकते हैं जैसे
एक एशियाई देश, जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे पहले भारत की जीडीपी या जैसे विश्व में अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर थे, अब चौथे स्थान में आ गए हैं। चौथे स्थान के बाद जैसे नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया है, भारत 2047 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे ये एक पायदान ये पीछे हो गए तो एक पायदान ये आगे हो गए, एक पायदान कभी ये आगे हो जाते हैं तो एक पायदान ये कभी पीछे हो जाते हैं, इस प्रकार से बताए गए हैं। तो क्या लिखेंगे उसमें, समाज में सभ्यता का जन्म एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे चलता है, जैसे हार के बाद जीतना और जीत के बाद हारना। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, वर्तमान में पश्चिमी देश और एशियाई देश में जैसे अर्थव्यवस्था का परिवर्तन होना। दूसरा देख सकते हैं, क्रिकेट टीम जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के अपने रैंकिंग में सुधार करना, ऊपर से नीचे होना, नीचे से ऊपर होना, इस प्रकार से बताए गए हैं। दूसरा है टायनबी जी का सिद्धांत। दूसरा है जैसे टायनबी का सिद्धांत। टायनबी ने जैसे ये डार्विनवाद की अवधारणा पर आधारित है। जैसे डार्विनवाद ने जैसे दिया, कैसे एक उच्च वर्ग निम्न वर्ग, याद दे सकते, जैसे एक शक्तिशाली जीव और एक निम्न शक्तिशाली जीव, अर्थात एक बहुत शक्ति ताकतवर है, एक निम्न वर्ग समाज के रूप में देख सकते हैं, एक बहुत आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, एक बहुत गरीब वर्ग, दोनों में कैसे होते हैं, कैसे उसका आधिपत्य होता है उच्च वर्ग का, कैसे निम्न वर्ग की स्थिति रहते, उसके बारे में उदाहरण देकर बता सकते हैं। इसमें क्या है, इसी को चुनौती प्रत्युत्तरवादी का सिद्धांत के रूप में बताया गया है। इसमें कैसे कहेंगे, इसमें जैसे प्रकृति में जिस प्रकार से चुनौती मिलती है, एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, और ये चुनौती को, इस सभ्यता को जो व्यक्ति सहन कर सकते हैं, जो इसमें समन्वय ला सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा लिए हैं, वही इसमें क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार से बताए हैं टायनबी का सिद्धांत। दूसरा यदि देख सकते हैं हल्का से, यहाँ सिंधु घाटी इसी को सभ्यता के उदाहरण के रूप में बताए गए हैं। जैसे हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, जैसे पश्चिमी जो एशिया, जो भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहां जैसे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद क्या आया, उसके बाद वैदिक का आया, वैदिक काल आया। तो कैसे वैदिक आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पतन किया है, जैसे अलग अलग पढ़ते हैं उसमें हम लोग, जैसे इसका सिंधु नदी में जो बाढ़ आ गया, आर्यों का आगमन हुआ, साथ में किसी अन्य जैसे भूकंप, टायनबी जी ने भूकंप को माने, अलग अलग जो माने हैं उसी आधार पर बताए हैं। तो जैसे सिंधु सभ्यता कैसे पतन हुआ, उससे कैसे वैदिक सभ्यता आया, वैदिक सभ्यता से पतन होने के बाद कैसे ये वैदिक सभ्यता का कैसे पतन हुआ, पतन होने के बाद कैसे उसमें दो वर्ग में, जैसे हम ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, फिर उन्होंने कैसे पतन किया, पतन करने के बाद फिर कैसे उसमें जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर कैसे पुनः फिर जैसे वैष्णव अर्थात हिंदू धर्म की फिर कैसे उदय हुआ हिंदू वर्ग का, वो अलग अलग जैसे बताए गए हैं। वही है उत्थान पतन का, ये एक इसका उत्थान हुआ, फिर पहले इससे पहले ये एक और जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, कैसे इसका उत्थान हुआ, फिर इसका कैसे पतन हुआ, फिर इसका कैसे उत्थान हुआ, फिर इसका कैसे पतन हुआ, फिर इसका कैसे उत्थान हुआ, इस प्रकार से बताए हैं। यही है उत्थान पतन का सिद्धांत। एक प्राइम उदाहरण दे सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान एवं पतन होना, साथ में आर्य सभ्यता का उत्थान एवं पतन होना। इसके आगे है पेरेंटो का सिद्धांत। जो पेरेंटो का सिद्धांत है, ये अभिजात वर्ग का सिद्धांत पर आधारित है। अभिजात वर्ग, इन्होंने देखो दो प्रकार के वर्ग बताए, जैसे एक होता है निम्न वर्ग और दूसरा होता है उच्च वर्ग। इसको अलग अलग दो उदाहरण में दे सकते हैं, एक होता है उच्च वर्ग, दूसरा है निम्न वर्ग। यदि कोई व्यक्ति निम्न वर्ग का है और वो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर वो अपने उच्च पद प्राप्त कर लेता है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर वो यहाँ कलेक्टर बन जाते हैं या डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर। उसी प्रकार एक उच्च वर्ग के व्यक्ति अपनी विलासी प्रवृत्ति के कारण, अपनी विलासिता के कारण या अयोग्यता के आधार पर वह निम्न वर्ग परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से बताए गए हैं। साथ में कैसे देखेंगे, पेरेंटो का सिद्धांत अभिजात वर्ग का सिद्धांत है, जैसे उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में परिवर्तन होना और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में परिवर्तन होना। हल्का से अगर अलग से क्वेश्चन पूछेगा
10 नंबर के ये छोटे छोटे ऐसे करके चित्र बता सकते हैं इस प्रकार से, ये विलासिता और यहाँ योग्यता, योग्यता और क्षमता। पेपर चेकर समझ में आएगा कैसे निम्न वर्ग से उच्च वर्ग हो रहा है, उच्च वर्ग से कैसे निम्न वर्ग हो रहा है। उसके बाद है सोरेकिन का सिद्धांत, ये इसका सोरेकिन का ये संस्कृतिवादी सिद्धांत है, संस्कृतिवादी सिद्धांत है इसका। इन्होंने संस्कृति को 3 भाग में बांटा है। इसको मेंस में अलग से पूछा है 10 नंबर का। कैसे बांटा है देखो, यहाँ घड़ी के पेंडुलन के सुई के समान बांटा गया है। आप ऐसे भी दे सकते हैं इसको या इसको ऐसे भी दे सकते हो, दोनों सही है। सबसे पहले से बताया जैसे चेतना वर्ग, यहां भी देख सकते हैं इसको हम लोग चेतना वर्ग। दूसरा देख सकते हैं यहाँ आदर्श वर्ग, भावात्मक वर्ग है, भावात्मक वर्ग। अब ये दोनों के है यहाँ पर आदर्शवादी सिद्धांत, क्या इसी को बोलते हैं हम लोग आदर्श वर्ग, या यही है आदर्शवादी सिद्धांत। यहाँ भी दे सकते हैं चेतना वर्ग, दूसरा है भावात्मक वर्ग और यहाँ है चेतनावादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। जैसे जो चेतना वर्ग है, व्यक्ति में कैसे चेतना का विकास होता है, कैसे व्यक्ति अचेतन में रहते हैं, कैसे चेतन में रहते हैं, इसके बारे में बताए गए हैं संस्कृति का सिद्धांत। संस्कृति का जो जन्म होते हैं कैसे अमूर्त है, कैसे चेतन से अचेतन अवस्था और अचेतन से चेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये जो भावात्मकवादी सिद्धांत है ये सर्वोच्च सीमा अवस्था है, सर्वोच्च अर्थात यही चरम की अवस्था बोलते हैं, इसी को चरम की अवस्था है। ये एक चेतना वर्ग है, दूसरा है ये भावात्मक वर्ग, ये पूर्ण चरम की अवस्था है। और ये दोनों के बीच में समन्वय लाते हैं आदर्श सिद्धांत, न तो अधिक विलासिता न तो अधिक कठोरता। जैसे गौतम बुद्ध जी ने दिया था ना मध्यम वर्ग अर्थात मध्यम सिद्धांत, उसी पर आधारित है। यहाँ एक आदर्शवादी, दोनों के बीच आपस में समन्वय लाना, इसी के बारे में बताए गए हैं। क्या कि इसमें संस्कृति को 3 भागों में बांटे, पहले चेतना वर्ग, और जो चेतना वर्ग है वो वैज्ञानिकवाद की अवधारणा पर आधारित है। लोगों में कैसी चेतना का विकास होता है, कैसे जड़ चेतन के बारे में बताया गया है, ये वैज्ञानिकवाद पर आधारित है। दूसरा भावात्मक वर्ग, जो भावात्मक वर्ग है जो जैसे इसमें धर्म, पूजा पाठ, विश्वास इत्यादि यही घड़ी की सुई के समान बताए गए हैं इसी को। साथ में तीसरा है इसमें आदर्शवादी सिद्धांत, ये दोनों को आपस में विभाजित करते। देखो ये भावात्मक वर्ग है, दूसरा चेतना वर्ग, और दोनों को क्या किया आपस में विभाजित किया है, और उसमें क्या लिया है, दोनों में समन्वय लाए हैं, इसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद है यहाँ रेखी अर्थात लाइन सिद्धांत, इसके समर्थक है सबसे सर्वप्रथम है ऑगस्ट कॉम्ट, दूसरा है स्पेंसर है, ये स्पेंसर है, और जो चक्री सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं स्पेगलर है, वो देख लो एक बार और, वो है स्पेगलर है वो। ये कौन है, ये जो रेखी सिद्धांत ये चक्री सिद्धांत के समर्थक है। दूसरा है स्पेंसर है, सर से समझ सकते हैं सर, अर्थात ये लाइन सिद्धांत या इसी को हम लोग बोलते हैं रेखी सिद्धांत पर आधारित है। और रेखी सिद्धांत हमेशा या ऐसे देख सकते हैं, हमेशा या निम्न से उच्च की ओर जाना, इस प्रकार से बताए गए हैं, या इसको ऐसे भी बता सकते हैं, दोनों सही है इसमें से रेखी सिद्धांत आधारित। सर्वप्रथम है ऑगस्ट कॉम्ट जी, दूसरा है स्पेंसर, तीसरा है मार्क्सवादी और चौथा है वेबलिन। ऑगस्ट कॉम्ट ने सर्वप्रथम इसको बुद्धि को सर्वोच्च माना है, इसे बताया गया है। ऑगस्ट कॉम्ट इन्होंने सामाजिक जो परिवर्तन को मानव बुद्धि का विकास के साथ जोड़ा है, मानव बुद्धि के साथ, अर्थात मानव में जो बुद्धि होती है वो क्रमिक रूप से विकास होते हैं। हम लोग जब दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, जो भारतीय दर्शन के जो समर्थक है वो अनुभववादी पर आधारित है, जबकि जो पाश्चात्य दर्शन है वो दोनों पर विभाजित किया गया है। इसमें क्या क्या है, जो ऑगस्ट कॉम्ट जी ने बुद्धि को विकास के साथ से जोड़ा है और इसको 3 चरणों में बताया गया है। सबसे पहले है धार्मिक स्तर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक स्तर, ये है। दूसरा है तार्किक स्तर, इसको बोल सकते हैं द्वितीयक स्तर,
और तीसरा है जो वर्तमान में वैज्ञानिक स्तर, इसी को हम लोग बोल सकते हैं इसको तृतीयक स्तर। कैसे विकास होता है? सर्वप्रथम यानी समाज या जो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्रमिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है, जो घटनाएं वो ईश्वर के अनुरूप मानते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बोलते हैं जैसे कभी बाढ़ आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, या किसी से कोई अनहोनी हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं भगवान ऐसा कर दी, ऐसे बोलते हैं वो ये ईश्वर के अनुरूप माना है। और यह अलौकिक सत्ता पर हम लोग विश्वास करते हैं। पहले जैसे जनसंख्या वृद्धि हुआ तो हम लोग क्या बोलते थे? जनसंख्या भगवान की देन है, ऐसे बोलते थे। परिवार में किसी के 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे होते थे, बोलते थे भगवान की देन है। इसी के आधार आप बता सकते हैं जो भी समाज और जो प्रकृति में जो घटना जो घटित हो रहा है वो ईश्वर के अनुरूप मानते हैं, ईश्वर की देन है। और यह क्या है? एक अलौकिक सत्ता पर आधारित है, अलौकिक सत्ता पर विश्वास करते हैं। दूसरा है तार्किक स्तर। अब हम लोग बोलते हैं ये जो घटना घटित हो रही है, जो समाज में जो घटना घटित हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, ईश्वर के द्वारा घटित तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हम लोग तर्क लगाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। ये घटना जो रियल में भगवान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे जानपाद शास्त्री जी की अवधारणा, वो इसी आधार पर है। जानपाद शास्त्री जी की अवधारणा कि जो ईश्वर के द्वारा जो घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे? तर्क लगाएंगे। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से तर्क लगाएंगे और इसी के हम लोग प्रयोग करेंगे इसे। तीसरा है, इसमें बताए गए हैं वैज्ञानिक स्तर। वैज्ञानिक स्तर में क्या मानते हैं हम लोग? घटना जो घटित होते हैं उसका कारण क्या है? हम लोग बोलते हैं कार्य कारण। किसी भी चीज का कार्य, किसी भी चीज का कारण क्या है? जैसे दिन रात का घटित होना या जलवायु परिवर्तन होना। जैसे आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे तापमान लगातार बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस आधार पर हम लोग बता सकते हैं कैसे रात दिन परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार है स्पेंसर का सिद्धांत। जो स्पेंसर का सिद्धांत है वो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है, अर्थात ये भी एक डार्विनवाद की अवधारणा पर आधारित है। डार्विनवाद, जो डार्विनवाद की अवधारणा है उस पर आधारित है, ऐसे लिख सकते हो डार्विनवाद, उस पर आधारित है। इसमें कैसे सकते हैं? इसमें डार्विनवाद ने संघर्षवाद के समान माने। उन्होंने क्या बोला है? जो जीवों में संघर्ष, जो भी जीव जंतु है उसमें संघर्ष करने की असीम सीमा पाई जाती है। उसकी सीमा क्या है? असीम है, चरम है। प्राकृतिक वर्णवाद में डार्विन ने क्या बोला है? जो जीवों में जो संघर्ष की असीम सीमाएं पाई जाती है, जैसे विभिन्न जीवों में एक दूसरे को संघर्ष करते हैं। संघर्ष क्या होता है? स्वयं को लाभ पहुंचाना और दूसरे को क्या करता है? हानि पहुंचाना होता है। जैसे बताया थे, एक शक्तिशाली जीव है और एक कमजोर जीव है, दोनों के बीच जब से संघर्ष होते हैं तो जो कमजोर जीव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, और जो शक्तिशाली जीव क्या होते हैं? वो जीवित रहते हैं। इसी प्रकार से बताए गए हैं समाज विभिन्न प्रकार के नियम, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की जो प्रथाएं, जन रीतियां, जो लोकाचार, ये बताए गए जो नियम है, जो रीति रिवाज है, जो जन रीतियां है इत्यादि, यदि हम उसके अनुकूल कर लेते हैं, यदि हम उसमें समन्वय कर लाते हैं, समन्वय अगर कर लेते हैं तो हम समाज में बने रहते हैं। और समाज में क्या लाते हैं? हम लोग एक क्रमिक परिवर्तन लाते हैं। और यह जो परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है क्रमिक रूप से, धीरे धीरे। यही समाज में यदि हम अनुकूल नहीं कर लेते हैं तो हम समाज में क्या होते हैं? हम अलग हो जाते हैं। इसके आगे जैसे पढ़ेंगे समाज की जो समस्याएं, सामाजिक समस्या, जैसे नियमहीनता, विषमता, अलगाववादी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, वो इसी का आधार है। इसमें यदि हम समाज में अनुकूल नहीं कर लेते हैं तो क्या होगा? वो उसकी जो संबंध है उससे अलग हो जाते हैं, और हम उससे क्या हो जाते हैं? अलग होकर या तो हमारा ही सर्वोच्च नाश हो जाता है। इसके बारे में जैसे कैसे समाप्त होते हैं समाज, कैसे उत्पत्ति होती है समाज, कैसे हम अनुकूल करते हैं, कैसे समाज में नियमहीनता बताई गई है, उसके बारे में से बताए गए हैं। साथ में है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक उत्पादन साधन। जैसे बताए गए हैं जो संसाधन है, जो भी जैसे प्राकृतिक संसाधन है, एक है प्राकृतिक संसाधन, उसमें किसका आधिपत्य है? जैसे पूंजीवाद का यह घोर विरोध किया है।
कैसे उसका पूरे संपत्ति में कैसे उसका अधिपत्य है, गरीब वर्ग के क्यों उसका अधिपत्य नहीं है, इस बारे में बताया गया है उत्पादन साधन में। दूसरा है उत्पादक वर्ग। जो उत्पादक वर्ग, जो व्यक्ति, जो श्रमिक वर्ग है, जैसे एक श्रमिक वर्ग के बारे में बताया गया है। जैसे श्रमिक वर्ग है, ये क्या करते हैं, यदि किसी कंपनी में तो कार्य करते हैं, या कोई भी उत्पादक जो कंपनी में कार्य करते हैं, तो इसका केवल एक अंश है, केवल एक थोड़ा सा उसका जो कार्य को जो घंटे हैं उसके बारे में बताए गए हैं। और इसको जो श्रमिक वर्ग का जो कार्य यहाँ करते हैं कंपनी में, उसका एक आंशिक उसको एक वेतन देते हैं, जबकि उसका किसी प्रकार के उत्पादक वर्ग में उससे शामिल नहीं किया गया है। मतलब जो कंपनी में जो उत्पाद हो रहा है उसमें केवल इसका जो बॉस है, इसका जो मालिक है, उसी का इसका पूर्ण आधिपत्य है। एक श्रमिक वर्ग का उसमें शून्य है, शून्य, किसी प्रकार के उसमें योगदान नहीं है। और यदि वो थोड़ा आंशिक योगदान अगर किया है, उसके बदले उसको तो वेतन तो दिया जा रहा है ना। और जबकि पूरा लाभ किसको मिलता है, एक कंपनी को, मालिक को मिलता है। इस प्रोडक्ट, इस उत्पादन के बारे में बताए गए हैं। उसी प्रकार एक मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया है। एक उच्च वर्ग है, एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है। उसी बीच में कौन रहता है, एक मध्यम वर्ग रहते हैं। और मध्यम वर्ग अपने जीविकोपार्जन के लिए सतत कार्य करते रहते। इसका चौथा आधार है वेबलिन का सिद्धांत। ये जो वेबलिन जी है, उन्होंने प्रौद्योगिकी वादी सिद्धांत, अर्थात इसी को हम लोग बोल सकते हैं तकनीकी सिद्धांत। तकनीकी सिद्धांत ये वर्तमान अवधारणा पर सर्वाधिक ये बल देती है। जैसे समाज में जो लोग अपने आदत के अनुकूल कार्य करते हैं, जैसे मैं जो कार्य कर रहा हूं वही कार्य करूंगा। साथ में क्या क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है, प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है। जैसे हम लोग यदि देख सकते हैं, इसको अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं। जैसे 10 वर्ष पूर्व संचार की स्थिति क्या था, बहुत कम था। वर्तमान में AI का जमाना है। यदि और देख सकते हैं इसको, तो जैसे ब्रॉडबैंड के बारे में पूरा गांव को जोड़ा जा रहा है। और साथ में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का जमाना है। इस प्रकार से बोल सकते हैं, पहले यदि व्यक्ति को देखें तो लगभग 5% लोगों के पास मोबाइल था। आज वर्तमान में लगभग 90% व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। ये उसका प्रमुख आधार है। और स्मार्टफोन से क्या हो रहा है, जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य का विस्तार हो रहा है, संचार का विस्तार हो रहा है। या हम देखिए, जैसे कोई भी जैसे कार्य हुआ है उसका तुरंत पता चल जाता है हम लोगों को, यहाँ गलत कार्य हो रहा है, इसका सही उपयोग हो रहा है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसी का तो है, आज घर बैठे पढ़ रहे हैं, वरना पहले क्या होता था, किसी संस्था में जाके पढ़ते थे। दूसरा और आधार इसको देख सकते हैं, कैसे तकनीकी का विकास हो रहा है। साथ में साथ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जैसे टेली हेल्थ, टेलीमेडिसिन, ये सब क्या है, ये प्रौद्योगिकी का ही का आधार है इसका। और अन्य सिद्धांत के बारे में देख सकते हैं इसके, और क्या क्या अन्य सिद्धांत है। जैसे सामाजिक परिवर्तन में जैसे आधुनिकीकरण है, एक साथ पूछेगा पूरा, तो आप देख सकते हैं जैसे चक्री सिद्धांत, थोड़ा सा रेखी सिद्धांत बता सकते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत जो पश्चिमीकरण का जो हमारा अवधारणा है, जैसे पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के बारे में हल्का से बता सकते हैं। कैसे नगरीकरण से क्या क्या लाभ हुआ इसके बारे में बता सकते हैं। संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण के बारे में हल्का से बता सकते हैं, किसी अन्य की संस्कृति को कैसे ग्रहण किया, आंशिक रूप से ग्रहण किया है, उससे कैसे लाभ हुआ है। नारी शक्ति की भागीदारी बता सकते हैं, जैसे देश का प्रथम नागरिक हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, उसके बारे में हल्का से कहीं लिख सकते हो। और साथ में सांस्कृतिक परिवर्तन, कैसे सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, मूल मान्यता को कैसे संरक्षण मिल रहा है। पाश्चात्य शिक्षा, भौतिकवादी, आधुनिकीकरण और अन्य जैसे कानून बनाकर जैसे लिख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे टोनी प्रताड़ना अधिनियम लिख सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निषेध अधिनियम 2005। जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस जो बना है उसके बारे में, ST/SC एक्ट 1989 के बारे में हल्का से कहीं बता सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसके आगे दिया है सामाजिक परिवर्तन का क्या क्या जो प्रभाव होता है। अभी तक पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं 10 नंबर में, सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। या एक क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में जाति परिवर्तन का कारण को बताइए, 10 नंबर का आया था मेंस में। सेम इसी आधार पर इसको भी लिख सकते हैं। 5 मिनट में रिवाइज मार देता हूं इसको। सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत, यदि 10 नंबर में पूछेगा तो ये चक्री सिद्धांत, रेखी सिद्धांत, लाइन सिद्धांत के साथ जो अन्य और सिद्धांत बताए उसको लिख सकते हो।
पर यदि वो चक्रीय सिद्धांत के आधार पर केवल इसी को पूछेगा तो जो 4 समाजशास्त्री है उसके बारे में लिखना सकते। साथ में यदि रेखीय या लाइन सिद्धांत के बारे में पूछे तो भी जो 4 समाजशास्त्री बताए उसके बारे में लिखना। जैसे पहले चक्रीय सिद्धांत कैसे, तो जो चक्र के समान ऐसे चलता है, एक हल्का से एक चित्र बना देना। क्या लिखना है, पहले स्पेगलर का सिद्धांत, स्पेगलर ने उत्थान पतन आधारित माना है। दूसरा है टायनबी का सिद्धांत, जो चुनौती और प्रत्युत्तर को उसका प्रमुख आधार माना है। और पेरेंटो का सिद्धांत, उच्च वर्ग निम्न वर्ग कैसे, अभिजात वर्ग का कैसे उत्पत्ति होती है। और सोरेकिन का सिद्धांत, जो संस्कृति आदि अर्थात घड़ी के पेंडुलन के समान माना है, जिसमें चेतना वर्ग, भावात्मक वर्ग और आदर्शवादी वर्ग 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला स्पेगलर का सिद्धांत, जो समाज में जो सभ्यता का जो जन्म है वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे चलता है, जैसे जीत के बाद हार, हार के बाद जीत, ये 2 प्रकार के उदाहरण बता सकते हैं। पश्चिमी देश, एशियाई देश, या अलग से भारतीय टीम, क्रिकेट टीम के बारे में बता सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया देश को कैसे हराया, भारत ने कैसे ऊपर बढ़ा, कैसे नीचे आया, इस प्रकार से बता सकते हैं। टायनबी का सिद्धांत ये डार्विनवाद की अवधारणा पर आधारित है, कैसे समाज में कैसे जन्म होता है, प्रकृति को कैसे चुनौती मिलती है और कैसे उसमें जो समन्वय कर लेते हैं वही समाज कैसे आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में बता सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता के बारे में जो बताए थे, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, आर्य उसमें कैसे उसको समाप्त किया, कैसे आर्य 2 भागों में बढ़ गया, कैसे फिर आर्य के बाद आगे आगे कैसे हुआ। पेरेंटो का सिद्धांत, जो अभिजात वर्ग का सिद्धांत है, जैसे उच्च वर्ग कैसे निम्न वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, निम्न वर्ग कैसे उच्च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, अपनी योग्यता क्षमता के बारे में उसे बताया गया है। सोरेकिन का सिद्धांत, जो घड़ी के पेंडुलम के समान बताए गए हैं, इसमें संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चेतना वर्ग, यही वैज्ञानिकवाद की अवधारणा है। दूसरा है भावनात्मक वर्ग, हम कैसे अपने भावों का विकास करते, भावनात्मक कैसे हो जाते, जैसे पूजा पाठ, विश्वास, जो पवित्रता, अपवित्रता, नैतिक मूल्य, नैतिकता, इसके बारे में लिख सकते हो। साथ में आदर्शवादी सिद्धांत, ये दोनों के बीच अलग आपस में विभाजित करती है और समन्वय लाती है। आगे है रेखीय सिद्धांत, इसको लाइन सिद्धांत कहते हैं। इसका समर्थक है ऑगस्ट कॉम्टे जी, स्पेंसर जी, साथ में कार्ल मार्क्स और वेबलिन। ऑगस्ट कॉम्टे इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका प्रमुख आधार बुद्धि को माना है। पहला धार्मिक स्तर, कोई भी कार्य कैसे धार्मिक स्तर से प्रारंभ होती है। दूसरा है तार्किक स्तर, कैसे हम सोचते हैं, उसमें कैसे तर्क करते हैं। और वैज्ञानिक स्तर, कार्य कारण घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसके आगे है जैसे स्पेंसर का सिद्धांत, ये प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है, अर्थात डार्विनवाद की अवधारणा पर यह भी आधारित है। कैसे शक्तिशाली वर्ग और कमजोर वर्ग के बीच कैसे संघर्ष होता है, कैसे नियम कानूनों को कैसे उसको लागू करता है, इसके बारे में बताया गया है। साथ में कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने जैसे उत्पादन साधन के बारे में बताया गया है, साथ में उत्पादक वर्ग के बारे में बताया गया और मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया। वेबलिन का सिद्धांत, वेबलिन वर्तमान प्रौद्योगिकी अवधारणा बताया गया, जैसे 10 वर्ष पूर्व कैसे तकनीकी का विकास हुआ, वर्तमान में कैसे विकास हुआ, इसका आधार क्या है, कैसे शिक्षा का विकास हुआ, कैसे स्वास्थ्य का विकास हुआ और कैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ में अन्य सिद्धांत भी इसमें दिया गया है। अन्य सिद्धांत में बताए गए जैसे पश्चिमीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण, नारी शक्ति की भागीदारी, संस्कृति, भौतिकवादी और अन्य जो कानून बनाए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, जैसे छुआछूत में कमी। दूसरा, एकल परिवार की अवधारणा, साक्षरता में कैसे वृद्धि हो रही है, नगरीकरण कैसे बढ़ रहा है, धार्मिकता कट्टरता में कैसे कमी हो रहा है, तार्किकवादी, राजनीतिक जागरूकता, मानवीय मूल्य पर बल देना, मौलिक अधिकार, लैंगिक समानता, इसके बारे में बताया गया है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक समस्या का कारण या प्रकार या आधार। अलग से अगर पूछेगा 10 नंबर का, सामाजिक समस्या के कारण बताइए, सामाजिक समस्या का प्रकार बताइए, सामाजिक समस्या का आधार बताइए। तो इसमें जो पहले सिलेबस में हमारा, तो इसको 4 प्रकार के आधार को बताए गए हैं। एक है विषमवाद, इसी को हम बोलते हैं असमानता, कैसे असमानता आती है समाज में, तो कैसे समाज की समस्या का कैसे कारण बनता है। उसके बाद है क्षेत्रवाद की भावना, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाते हैं, कैसे जातिवाद, अपने जाति के प्रति कैसे लोगों में समन्वय लाते हैं, दूसरे जाति के प्रति कैसे कट्टरता है, सामाजिक विघटन कैसे होता है, नियमहीनता के बारे में बताए गए हैं, अलगाववाद के बारे में बताए गए हैं। सामाजिक समस्या का आधार है भाषाई, वर्तमान में भाषाई भी आज बहुत ज्यादा चर्चा में, जैसे मराठी भाषा को लेकर या अन्य भाषा जैसे तेलुगु, तमिल और साथ में जैसे कन्नड़ जैसे भाषा के बारे में भी लिख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सामाजिक समस्या का प्रमुख प्रकार कारण है। यदि हमको सिलेबस में देखें तो इसमें दिया है, सबसे पहले विषमता दिए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विघटन के बारे में दिए हैं, कैसे सामाजिक विघटन दिए गए हैं, कैसे जैसे मल्टन जी ने कैसे सिद्धांत नियमहीनता के बारे में बताए गए हैं, कैसे नियमहीनता है। साथ में कैसे अलगाववादी का सिद्धांत है, इसके बारे में बताए गए हैं। उसमें बताएंगे कैसे सामाजिक विघटन कैसे होता है, सामाजिक विघटन के कारण क्या है, जो सिलेबस में तो इसके अंदरूनी हिस्सा है और लगातार वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ठीक है, अगला वीडियो जैसे ही आएगा इसके बाद लगभग 3-4 वीडियो लगभग आएगा, 3 से 4 वीडियो समाजशास्त्र समाप्त हो जाएगा उससे। थैंक यू, धन्यवाद।